गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हमारा आपके एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत जो सेकेंड यूनिट है उसमें विद्यालय प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। मैनेजमेंट के बारे में हमने विस्तृत जानकारी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको दे दी है कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, प्रबंधन किसे कहते हैं और शैक्षिक प्रबंधन क्या है। ठीक है, आज हम विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानेंगे। जब शैक्षिक मैनेजमेंट हम करते हैं तो शैक्षिक मैनेजमेंट किसमें कर रहे हैं, तो वो विद्यालय महाविद्यालय जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन जो है, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन ये दो शब्द होते हैं। सामान्यतः हम इनको एक मान लेते हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य है कि विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन व्यवस्थाओं का मानवीय भौतिक संसाधनों का मैनेजमेंट करके संस्था को चलाया जाता है या जिस संस्था को जिस उद्देश्य से शैक्षणिक मूल्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उसके अंतर्गत वह सब कार्य किया जाता है। और जो प्रशासकीय कार्य हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जो उसकी संस्था के वित्तीय भौतिक या हम ये कहें कि व्यापक अर्थ में उसको लिया जाता है, जिसमें विद्यालय के समस्त कार्यों का अवलोकन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा किया जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन जो है किस प्रकार से और कैसे आवश्यक है, इसमें लिखिए विद्यालय प्रबंधन व प्रशासन को सामान्यतः एक ही मान लिया जाता है। विद्यालय की व्यवस्था अनुशासन विद्यालय की व्यवस्था अनुशासन का पालन समय चक्र टाइम टेबल का निर्माण अध्यापकों को निर्देश देना शिक्षा विभाग के पत्रों
उत्तर देना तथा विद्यालय रिकॉर्डों का रखरखाव आदि सभी क्रियाओं का संबंध विद्यालय प्रबंधन अथवा विद्यालय प्रशासन से माना जाता है। ठीक है कि विद्यालय प्रबंधन में प्रशासन के अंतर्गत जो है कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। इसमें विद्यालय की व्यवस्था मतलब विद्यालय को सही व्यवस्थित रूप में चलाने का क्रम। ठीक है, अनुशासन बालकों और शिक्षकों के अंदर एक अनुशासन की भावना का पालन करना, समय चक्र टाइम टेबल के अनुसार जो है अपने कार्य को नियोजित करना का निर्माण करना, अध्यापकों को निर्देश देना, शिक्षा विभाग के जो भी लेटर आते हैं उससे संबंधित जवाब देना, उन पर कार्यवाही करना। ठीक है, उत्तर देना, विद्यालय में जो भी रिकॉर्ड होते हैं जो उसके रिकॉर्ड से संबंधित काम है वो सारा रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, क्योंकि कभी भी किसी बालक को यदि किसी अपने रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, यदि रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं होंगे तो उनको हम बालक को निकाल के नहीं दे सकते। रखरखाव आदि क्रियाओं का संबंध जो है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है, जो एक विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य माना गया है। पर प्रशासन जो है, प्रशासन शब्द जो है व्यापकता को लिए हुए है, जिसके अंतर्गत समस्त गुणों को, समस्त कार्यों को जो विद्यालय से संबंधित होते हैं उसको लिया जाता है। इसलिए इनमें ही प्रशासन और प्रबंधन में ये अंतर माना गया है। अब है आवश्यकता। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सामान्यतः जनरल बात है कि किसी भी कार्य को यदि हम बिना मैनेजमेंट के करते हैं, बिना किसी रूपरेखा के या किसी योजना के या निरुद्देश्य हम यदि किसी कार्य को करते हैं तो डेफिनेट है कि उसमें हमारे को कोई सफलता हासिल नहीं होगी, या जिस उद्देश्य को लेके हमने जो कार्य प्रारंभ किया है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी संस्था है, ये विद्यालय प्रबंधन से संबंधित नहीं है, चाहे कोई भी संस्था है, घर है, परिवार है या संस्था है, यदि उसको चलाने के लिए एक मैनेजमेंट नहीं है, एक निश्चित रूपरेखा नहीं बनी हुई है, एक तरीका सही नहीं है, तो उसको में सुधार की अपेक्षा जो है बहुत कम हो जाती है। और जिस उद्देश्य को, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हम सफलता प्राप्त करने चाहते हैं, उस सफलता में की प्राप्ति भी हमको नहीं हो सकती है। तो विद्यालय मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें लिखिए
विद्यालय को व्यवस्थित रूप में या जिस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए विद्यालय खोला गया, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता ठीक है, क्योंकि हम बिना मैनेजमेंट के, चाहे हम घर में किसी भी छोटे से छोटे कार्य का जब हम निर्णय लेते हैं, उसको करने का मन में ठानते हैं, तो हम एक उसकी खाका जो है अपने मस्तिष्क में बनाते हैं कि हम उस काम को, जिस काम को हम कर रहे हैं, उस कार्य को हम कैसे करेंगे, किस तरीके से उसको व्यवस्थित करेंगे, किन किन का सहयोग लेंगे, कितना हमारा वित्त की उसमें आवश्यकता होगी और सहयोगकर्ता को क्या हम दिशा निर्देश देंगे। ये योजना हम बनाकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, और यदि हम इस योजना को नहीं बनाते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता हमको आधी मिलती है, सही नहीं मिलती, और जिस उद्देश्य से जो कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति संदिग्ध हो जाती है कि होगी भी या नहीं। इसलिए विद्यालय को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए मैनेजमेंट की, प्रबंधन की आवश्यकता होती है, और उसी के आधार पर विद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर होता है, जैसा उसका मैनेजमेंट होता है। इसका जो विद्यालय का प्रधान है, उनका मैनेजमेंट उसके विद्यालय की प्रगति और अवनति के आधार पर ही ज्ञात हो जाता है। हमको उसको देखने या उसको समझने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी विद्यालय संस्था की प्रगति और अवनति उसके मैनेजमेंट पर ही निर्भर करती है, इसलिए जो है मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आगे लिखो, विद्यालय समाज का, विद्यालय समाज का लघु रूप है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, किया जा
सकता है। बालक के शारीरिक बौद्धिक शारीरिक बौद्धिक सामाजिक नैतिक सांस्कृतिक विकास के लिए प्रबंधन की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा का आधुनिक युग में आकाशीय प्रभाव में आज शिक्षा का उद्देश्य बालक का सिर्फ मानसिक विकास करना ही तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत बालक के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं को विकसित करना शिक्षा का या शिक्षालयों का जो है उद्देश्य माना गया है, जहाँ पर विद्यार्थी के अंदर इन सभी गुणों का विकास संभव हो सकता है। तो जब एक मैनेजमेंट में इन सब क्रियाओं को शिक्षण के अंदर सम्मिलित किया जाएगा और पाठ्य संगामी और पाठ्येतर क्रियाओं के अंतर्गत बालक का बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास यदि नहीं होगा तो उसका प्रबंधन सही नहीं कहलाएगा। तो उसके उचित प्रबंधन के लिए बालक के अंदर इन सब गुणों को विकसित करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब है क्षेत्र। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कि कौन कौन सा क्षेत्र में एक प्रधान अध्यापक को, एक संस्था प्रधान को, जो उसकी प्रशासनिक इकाई है, तो उचित प्रबंधन करने के लिए किन किन क्षेत्र में उसको कार्य करना होगा, जिसके द्वारा उसकी संस्था एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित रूप से कार्य करेगी। तो उसके अंतर्गत है, पहला है भौतिक संसाधन भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। जब हम विद्यालय संस्था प्रधान विद्यालय खोलेगा तो सबसे पहले उसको उसके लिए भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करना अनिवार्य होगा। बिना भौतिक संसाधन के संस्था जो कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए उचित बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके अंदर बालकों के बैठने के लिए समुचित कमरे होने चाहिए, कमरे खुले और हवादार होने चाहिए। ठीक है, उसमें जो फर्नीचर होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, लाइट, पानी, बिजली की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब जो है भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा जो समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं, उन सब संसाधनों को उपलब्ध कराना जो है और उसके आधार पर कार्य को चलाना एक संभव होता है। बिना भौतिक संसाधन के यदि हम
पहले प्राचीन काल में जो गुरुकुल में रहकर या खुले प्राकृतिक वातावरण में शिक्षण कार्य कराया जाता था, तो उसके अंदर से बालक का बौद्धिक विकास को ही ध्यान में रखा जाता था। वर्तमान में जो बालक के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया है, उसकी प्राप्ति के लिए बालक को भौतिक संसाधनों का भी जो है उचित उपयोग होना चाहिए। बिना भौतिक संसाधन के विद्यालय प्रबंधन नहीं किया जा सकता। दूसरा है कक्षा कक्ष का प्रबंधन, क्योंकि शिक्षण कार्य करने के लिए जो कक्ष हैं वो पर्याप्त होनी चाहिए। जितनी क्लासेस लगनी है या जितनी स्टैंडर्ड तक की कक्षाएं हमारे विद्यालय में लग रही है और जितने बालक हैं उन बालकों के अनुसार सेक्शन, एक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों को होना अनिवार्य है, इससे अधिक संख्या में नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यदि विद्यार्थी ज़्यादा है तो ज़्यादा सेक्शन बनेंगे, तो उसके लिए उचित पर्याप्त कमरे हैं या नहीं है, और नहीं है तो उसमें शिक्षण कार्य जो है बाधित होगा। तो कक्षा है उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है समय सारणी, विद्यालय की समय सारणी। जो टाइम टेबल है विद्यालय का, वो विद्यालय का प्रमुख दर्पण है। बिना समय सारणी के या समय के उचित प्रबंधन के बिना कार्य को व्यवस्थित और सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। जीवन में जब हम दैनिक कार्य भी एक समय के अनुसार करते हैं और उसको यदि हम समय के अनुसार नहीं करते तो हमारा जो जीवन है वो व्यवस्थित और सही नहीं होता, क्योंकि एक सही ढंग से जीवन जीने के लिए हमें टाइम टेबल बनाना होता है। तो ये एक संस्था है और इस संस्था में हर प्रत्येक व्यक्ति से हमको काम कराने के लिए किस व्यक्ति का क्या कार्य है उसका उत्तरदायित्व समझाने के लिए एक समय सारणी का निर्माण करना होता है। बिना समय सारणी के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं कि किसको कब और कैसे कार्य करना है। तो व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक कार्यों का प्रबंधन। जो भी शैक्षणिक कार्य है उसको कब कैसे किसके द्वारा कराना है उसका प्रबंधन शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत किया जाता है, जो शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित होता है। तो उसका भी एक टाइम टेबल बनता है कि किसकी कक्षा का वेळ कौन क्या विषय पढ़ा रहा है, इस सब की योजना बनाई जाती है। इसके बाद है पुस्तकालय का प्रबंधन। लाइब्रेरी जो है विद्यालय का हार्ट कहलाता है और बालक के बौद्धिक विकास में लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जो भी लाइब्रेरी विद्यालय के अंतर्गत खोली गई है उसके अंदर उस विषय की समुचित पुस्तकें हैं या नहीं है, लाइब्रेरी है या नहीं है, लाइब्रेरी सुव्यवस्थित रूप से चल रही है नहीं है, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर इत्यादि जो सुंदर पुस्तकें हैं वो आ रही हैं या नहीं आ रही है, जो बालक के बौद्धिक विकास को बढ़ाने में योगदान करती है। इसके बाद है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में उसके अंतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है। जो भी कर्मचारी है, अब भौतिक संसाधन यदि संस्था प्रधान के पास है, ठीक है, संस्था को लिए भौतिक संसाधन समुचित है, परंतु उचित कर्मचारी नहीं है,
तो वो भौतिक संसाधन का उपयोग करने वाला कोई नहीं है, तो किस प्रकार से वो कार्य किया जाएगा। तो भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों का भी समुचित होना अनिवार्य है। बिना इसके जो मानवीय संसाधन के यदि साधन सुविधाएं सब हैं तो उसका उपयोग कौन करेगा। इसका उपयोग करने के लिए मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो जो कर्मचारी जिस चीज क्षेत्र के फील्ड के अनिवार्य होते हैं उनका समुचित होना अनिवार्य है। यदि टीचर नहीं है, विषयवार टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर नहीं है, या जो कार्यालय कर्मचारी नहीं है, प्यून नहीं है, तो उनके अभाव में जो है कार्य प्रभावित होता है। तो मैनेजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानवीय संसाधन जो अनिवार्य है उनका होना अनिवार्य माना गया है। तो इसके लिए जो है उचित मानवीय संसाधनों जो जिस फील्ड के हमको चाहिए उनका उचित प्रबंधन संस्था को चलाने के लिए होना चाहिए। इसके बाद है विभागीय अधिकारियों में समन्वय। विभागीय अधिकारियों में समन्वय मतलब जो भी विभाग से संबंधित व्यक्ति हैं जो संस्थाओं को शैक्षणिक संस्थाओं को देख रहे हैं उनके अधिकारियों से समन्वय तालमेल स्थापित रहना अनिवार्य है। उनसे नई नई योजनाओं नीतियों की जानकारी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होगी। इस प्रकार से एक विद्यालय का प्रबंधन जो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य है एक प्रधान अध्यापक को करना होता है और उसी के द्वारा वो विद्यालय जो है सही रूप से चलता है। आपका गृह कार्य है विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? समझते हैं इसके प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के ही बाहर निकले। दिन में 2 बार